I am Dr. Alpana Johari, Associate Professor in Botany, JTB Government Girls College, Kota. Today, the topic is Genomic and cDNA Library. Gene Library या Gene Bank. It is collection of entire genome of an organism. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे जीनोम का कलेक्शन है. जीनोम यानी सिंगल सेट ऑफ जीन्स. तो जिस तरीके से हम लाइब्रेरी में जाते हैं वहाँ पर हमें किसी भी बुक की मल्टीपल कॉपीज़ मिल जाती हैं और अपने इंटरेस्ट की जो बुक है वो ले करके उसमें से पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. उसी तरीके से जीन लाइब्रेरी है. जीन लाइब्रेरी में भी हम पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के बारे में, जीन्स के बारे में. ये दो तरह की हो सकती है. एक कहलाती है जीनोमिक लाइब्रेरी, दूसरी है cDNA लाइब्रेरी. जीनोमिक लाइब्रेरी ये इसमें एंटायर जीनोम, जो पूरा जीनोम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके पूरे डीएनए का पूरा कलेक्शन होता है, चाहे वो एक्सॉन हो, इंट्रॉन हो, प्रोमोटर्स हो या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो. लेकिन cDNA लाइब्रेरी में mRNA से ये बनाई जाती हैं तो इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है. ये थोड़ी छोटी साइज़ की होती हैं क्योंकि जब mRNA का मैच्योरेशन होता है तो इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं. तो इसमें केवल जो एक्सप्रेस होने वाली जो जीन्स हैं उनकी ही इंफॉर्मेशन होती हैं. तो mRNA से जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनते हैं, cDNA कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो बनते हैं उनकी इंफॉर्मेशन इसमें होती है. जीनोमिक लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन किया जाता है, प्योरिफिकेशन किया जाता है. इसमें सेल्स को जो भी रिक्वायर्ड जीनोम जिसका हमें चाहिए उनकी सेल्स का लाइसिस किया जाता है डिटर्जेंट की हेल्प से और उनमें से फिर प्रोटीन और डीएनए को अलग कर लिया जाता है. प्रोटीन्स का फिर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन कर दिया जाता है और उनको रिमूव कर दिया जाता है और डीएनए अलग कर लिए जाते हैं, उनका आइसोलेशन किया जाता है. इसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए जाते हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए और काइमेरिक डीएनए बनाए जाते हैं. तो जो भी डीएनए आइसोलेट हुआ उसको डिफरेंट साइज के पीसेस में कट कर लिया जाता है विद द यूज ऑफ डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स. जो भी हमें डीएनए मिला उसके हमने काफ़ी सारे स्मॉल फ्रैगमेंट्स प्राप्त कर लिए और उसी एंजाइम से, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए जो वेक्टर डीएनए है उसको भी कट करते हैं. तो उससे हमें क्या होता है, काइमेरिक डीएनए मिल जाते हैं. उन दोनों की ही एनीलिंग हो पाएगी आपस में. तो अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इनको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं. होस्ट सेल जैसे ई कोलाई ले लिया तो उसमें ट्रांसफ़र करेंगे और उनको ग्रो करते हैं कल्चर प्लेट्स पर और इस तरह से काफ़ी सारी उनकी कॉलोनीज हमें मिल जाती हैं. यहाँ आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि किस तरीके से काइमेरिक डीएनए का प्रोडक्शन किया जा रहा है. तो जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेकर के सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करेंगे हम प्लाज्मिड के डीएनए के साथ और टारगेट डीएनए के साथ. तो ये डीएनए फ्रेगमेंट है जो कि हमने वेक्टर डीएनए में हमें अटैच करना है. तो मान लीजिए ई कोलाई से आइसोलेट किया हुआ एंजाइम है इको R1 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वेक्टर डीएनए को कट कर रहा है. स्टैगर्ड कट दिखाई दे रहे हैं आपको, सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन दिखाई दे रहे हैं. इसी तरीके से टारगेट डीएनए को भी जब ये कट करता है तो स्टैगर्ड कट बनते हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स एक दूसरे में होंगे. तो इस कारण से एनीलिंग हो जाती है, बंध जाते हैं ये एक दूसरे से. लेकिन जो गैप्स रह जाते हैं, जो फाइनल सीलिंग होती है वो डीएनए लाइकेज एंजाइम से होती है और इस तरीके से काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें मिल जाता है. अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं. वहाँ इनकी कॉलोनीज डेवलप की जाती हैं. बाद में इनकी स्क्रीनिंग की जाती है. स्क्रीनिंग सिलेक्शन किया जाता है बाय कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन मेथड या प्लग हाइब्रिडाइजेशन मेथड. तो कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे हम, जैसे पेट्री प्लेट्स में जो भी कॉलोनीज डेवलप हो गई
बैक्टीरिया की, उनकी रेप्लिका बनाते हैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर डायरेक्ट कांटेक्ट से, और इनको फिर हम एल्कली से ट्रीट करते हैं, NaOH से ट्रीट करते हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद रेडियो एक्टिव प्रोब यूज करते हैं, ऐड करते हैं उसमें। प्रोब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि प्रोब क्या है, दे आर स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स, और इनको रेडियो लेबल कर दिया जाता है, तो ये रेडियो एक्टिव प्रोब कहलाते हैं। तो जो स्मॉल जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो उनके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो कि टारगेट डीएनए हैं। तो ये बनाए जाते हैं प्रोब, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं उसी तरीके से। और जो अनअटैच्ड प्रोब्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जो टारगेट डीएनए से अटैच हो गए वो तो अलग हैं, इसके अलावा बाकी सारा जो प्रोब है वेस्ट उसको हटा दिया जाता है सुटेबल बफर के द्वारा। और ये जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोब हैं, ये इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन मेथड में कि कल्चर प्लेट है जिस पर बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं, उसका सरफेस व्यू दिखाया गया है। फिर ये जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज पेपर रखा जाता है, तो नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर इसकी रेप्लिका बन जाती है। अब इसको नाइट्रोसेलुलोज पेपर को एल्कली से ट्रीट करते हैं। एल्कली से ट्रीट करने पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेंगे, क्योंकि वो डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर देगा। अब इसको रेडियो एक्टिव प्रोब के सॉल्यूशन में डाला जाता है। रेडियो एक्टिव प्रोब ऐड करने पर जो टारगेट डीएनए है वहां पर ये प्रोब अटैच हो जाता है। ऑटो रेडियोग्राफी करने पर हम देखेंगे कि जहां पर भी रेडियो एक्टिव प्रोब ऐड हुआ था टारगेट डीएनए से, वहां पर ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है डिटेक्शन एंड एम्प्लीफिकेशन। डिटेक्शन हम कैसे करते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी से। एक फोटोग्राफिक फिल्म है जो कि नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर रखी जाती है, और इस कारण से जो प्रोब है वो हमें दिखाई दे जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स की फॉर्म में दिखाई दे जाते हैं, इमेज की फॉर्म में हमें उसकी इमेज दिख जाती है। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी कॉलोनी में हमें टारगेट डीएनए मिलेगा। इस आधार पे हम उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद जो टारगेट डीएनए है उसका एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज प्राप्त की जाती हैं, और इस तरीके से जीनोमिक लाइब्रेरी बनाई जाती है। किसी एंडेंजर्ड जो स्पीशीज हैं उनके या रिक्वायर्ड हमें जो जीन्स होती हैं उनको जीनोमिक लाइब्रेरी में कलेक्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशंस क्या है जीनोमिक लाइब्रेरी की, कि एक तो डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूज करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हमें डीएनए सीक्वेंसिंग पता करनी है तो वहां पर हम जीनोमिक लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी साइलेंट जीन्स होती हैं या कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स होती हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन में भी जीनोमिक लाइब्रेरी यूज की जाती है। ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल्स के बनाने में, मान लीजिए हमें किसी भी तरीके की जीन चाहिए जो कि हमें ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए रिक्वायर्ड कैरेक्टर की कोई जीन चाहिए, कोई अच्छे कैरेक्टर की जीन चाहिए, तो वो हम जीनोमिक लाइब्रेरी में से ले सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च में भी इसका काम बहुत आता है ये, क्योंकि जैसे म्यूटेशन स्टडीज हैं वहाँ पर हम रिसर्च में इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर रेगुलेटरी जो सीक्वेंसेस हैं जीन रेगुलेशन उसकी स्टडी में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है cDNA लाइब्रेरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री किसके? mRNA के। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहले आइसोलेशन किया जाता है mRNA का। mRNA कहाँ से? न्यूक्लियस से, सेल के न्यूक्लियस से mRNA आइसोलेट किया जाता है, और mRNA को यूज किया जाता है cDNA बनाने में विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जैसा कि हमें मालूम है ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, और जब आरएनए से डीएनए बनेगा वो क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज किया जाता है।
तो लेकिन इसमें एक चीज़ है कि एमआरएनए से जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा उसमें हमें केवल कोडिंग रीजन्स मिलेंगे। कोडिंग यानी एक्सप्रेसिबल जो जीन्स हैं वही मिलेंगी, क्योंकि हमें मालूम है कि जब एमआरएनए का मैच्योरेशन होता है तो इंट्रॉन्स हट जाते हैं। जीन में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों ही होते हैं, तो इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं तो हमें एक स्मॉल सेगमेंट मिलेगा जीन का, बजाय कि पूरा, जैसा कि जीनोमिक लाइब्रेरी में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही थी, लेकिन यहाँ खाली हमें जो एक्सप्रेसिबल जीन्स हैं उनके बारे में ही पता लगेगा। तो इस कारण से इनका साइज भी स्मॉलर हो जाता है जीनोमिक लाइब्रेरी के कंपैरिजन में। जो सीडीएनए हैं उनकी लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले एमआरएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे न्यूक्लियस में से, सेल की न्यूक्लियस में से, और फिर इसको आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉली ए टेल। पॉली ए टेल केवल एमआरएनए में होती है, टीआरएनए आरआरएनए में नहीं होती, तो इस बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो पॉली ए टेल है ये काम आती है 3 प्राइम एंड पर प्राइमर अटैच करने में। तो प्राइमर यहाँ से अटैच किया जाता है, इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज किया जाता है और इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के लिए हम प्राइमर की तरीके से ओलिगो डीटी को यूज करते हैं, क्योंकि पॉली ए टेल है तो हम ओलिगो डीटी यूज करेंगे प्राइमर की तरीके से। और फिर उसके बाद जब ये हाइब्रिड बन जाएगा सीडीएनए और एमआरएनए का, तो उन दोनों को आपस में अलग अलग किया जाता है। डिटैच करने के लिए आरएनएज एंजाइम यूज किया जाता है ताकि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का अलग हो जाए। अब इस सिंगल स्ट्रैंड से हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना होता है, तो उसके लिए हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेंगे। जिस समय सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहा था तो उस समय लूप बन जाता है सीडीएनए पर, तो उसको लूप को कट करने के लिए S1 न्यूक्लिएज एंजाइम यूज करते हैं। इसके बाद टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा सिंगल स्ट्रैंडेड टेल ऐड की जाती है इसमें डीएनए में। यहाँ आप देख रहे हैं सीडीएनए की सिंथेसिस। हमारे पास एमआरएनए है जो कि न्यूक्लियस में से आइसोलेट किया गया है, इस पर पॉली ए टेल है और पॉली ए टेल होने के कारण हम ओलिगो डीटी प्राइमर यूज करते हैं और इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा सीडीएनए बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये हाइब्रिड है एमआरएनए और सीडीएनए का, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। ये जो हाइब्रिड है इसमें से हम सीडीएनए अलग करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड अलग कर लेते हैं और फिर ये सिंगल स्ट्रैंड से हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाते हैं डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हुए। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है, लेकिन क्योंकि 3 प्राइम एंड पर एक हेयर पिन लाइक लूप होता है, उसको काटने के लिए S1 न्यूक्लिएज एंजाइम यूज किया जाता है। इसके बाद इस पर टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा सिंगल स्ट्रैंडेड टेल ऐड की जाती हैं। अब इस डबल स्ट्रैंडेड सीडीएनए को हम क्लोनिंग वेक्टर में अटैच करेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने जीनोमिक लाइब्रेरी के लिए कॉपीज मल्टीपल तैयार करी थी, उसी तरीके से इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा। बैक्टीरिया में क्लोनिंग होगी, सिलेक्शन होगा, एम्प्लीफिकेशन होगा बाय पीसीआर। यहाँ आप देख रहे हैं जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी की किस तरीके से सेल से डीएनए का आइसोलेशन किया जाता है, पूरे जीनोम के फ्रैगमेंट्स करके उसको सुटेबल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से क्लीवेज करा करके और प्लाज्मिड वेक्टर्स के साथ जोड़ करके उसका फाइनल लाइगेशन करके एम्प्लीफिकेशन करके जीनोमिक लाइब्रेरी बनाई जाती है। यहाँ कंपैरिजन दिखाया गया है जीनोमिक और सीडीएनए लाइब्रेरी का। और जीनोमिक लाइब्रेरी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरी जीन्स का कलेक्शन होता है, ये साइज में बड़ी होती है। ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या लैम्डा फेस से बनाई जाती हैं, लेकिन मैनेज करने में थोड़ा हार्ड होती हैं। प्रोकैरियोट्स के लिए केवल जीनोमिक लाइब्रेरी ही यूज करते हैं क्योंकि इसका एमआरएनए बहुत अधिक स्टेबल नहीं होता, जबकि सीडीएनए लाइब्रेरी कॉमनली यूकैरियोट्स के लिए यूज की जाती है। सीडीएनए लाइब्रेरी में यूकैरियोटिक जीन्स का प्रोकैरियोट्स में एक्सप्रेशन करवाया जाता है।